नमस्कार साथियों, मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज के अंदर हम लोग कई सारी बातों को जान रहे थे। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बजट के डिस्कशन को स्टार्ट किया था। बजट का मतलब क्या है, भारत में पहला बजट किसने पेश किया, भारत में पहले वित्त मंत्री कौन थे जो स्वतंत्र भारत के बाद पहला बजट पेश कर रहे हैं, ये सब फैक्चुअल डेटा हम लास्ट क्लास में जान चुके हैं। चलिए साथियों, आज कुछ कॉम्प्लिकेटेड मुद्दों की चर्चा करते हैं। आज के सेशन में मैं आपको बजट के कंपोनेंट्स के बारे में, बजट के घटकों के बारे में बताने वाला हूं। वास्तव में कंपोनेंट्स को जानने से पहले आपको दो तीन बातें जाननी पड़ेंगी। जैसे जब भी हम बजट को देखते हैं, जैसे अभी 1 फरवरी को बजट आने वाला है, बजट के साथ हमेशा तीन प्रकार के डॉक्यूमेंट, तीन प्रकार के डेटा हमारे सामने, इस देश के सामने सरकार के माध्यम से सामने आते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, बड़े ध्यान से सुनना, गलती मत करना। तीन प्रकार के डेटा बजट के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, कौन कौन से देखना। सबसे पहला जो डेटा आपके सामने प्रेजेंट होता है बजट के माध्यम से, उसका नाम है बजट अनुमान या बजट एस्टिमेटेड। साथियों समझना, निर्मला सीतारमन जी अभी 1 फरवरी 2026 को पार्लियामेंट में बजट पेश करने वाली हैं, सभी को पता है। लेकिन आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि बजट पेश 1 फरवरी को होता है, लेकिन बजट लागू होता है 1 अप्रैल से। मतलब 1 फरवरी को जो संसद के अंदर बजट जा रहा है, वास्तव में वो ड्राफ्ट है, उस पर बहस होगी, उस पर बहस होने के बाद वोटिंग होगी, मतदान होगा। मतदान के बाद जब पार्लियामेंट उसे पास कर देगी, तब जाके बजट पास होगा और बजट इस देश में लागू होगा। इसलिए बजट को लागू करने की तिथि रहेगी 1 अप्रैल 2026 से लेकर यह लागू रहेगा 31 मार्च 2027 तक। तो वास्तव में साथियों, बजट हमेशा 2 साल के बीच, जैसे जीडीपी जीएनपी निकाली जा रही है फाइनेंशियल ईयर में, बजट भी वास्तव में अपने आय और व्यय के डेटा एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब भारत की सरकार 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक, जो अभी आया ही नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं है, ना आपने, ना मैंने, ना निर्मला सीतारमन जी ने, ऐसा साल वास्तव में जो किसी ने देखा ही नहीं है, सरकार उस आने वाले साल के लिए एक प्रेडिक्शन करती है कि हम अगले साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच इतना पैसा कमाने वाले हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच हम इतना पैसा खर्च करने वाले हैं। और साथियों, ये अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन करना कि हम कितना पैसा कमाने वाले हैं और हम कितना खर्च करने वाले हैं, एक आइडिया, उसी को हम बजट एस्टिमेट के रूप में जानते हैं। तो हमेशा साथियों ध्यान रखना, जब भी बजट पेश होता है 1 फरवरी को, उसके आगे जो 1 अप्रैल आएगा, उसे अपन कहते हैं आगामी वित्त वर्ष या अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, जो अभी तक आया नहीं है, जो अभी आने वाला है। और साथियों, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ही अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का प्रिडिक्शन के डेटा को इस देश के सामने रखना ही वास्तव में बजट कहलाता है। तो बजट के अंदर तीन प्रकार के डॉक्यूमेंट है, लेकिन बजट जिसको आप और मैं जानते हैं, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से यह पहला वाला डॉक्यूमेंट बजट के रूप में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। क्यों भैया? क्योंकि बजट का संबंध वर्तमान वित्तीय वर्ष से नहीं है, बजट का संबंध है ऐसा साल जो अभी तक आया ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने पिछले महीने में जो पैसा खर्चा कर दिया, भैया उसके लिए अब आप मुझे हिसाब दे सकते हो कि सर मैंने कितना पैसा खाने में खर्च किया, कितना घूमने में खर्च किया, मैंने कितना पैसा कमाया, लेकिन आप उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इसी कारण जो आने वाला वर्ष है, आप उसमें अपना मैनेजमेंट कर सकते हो, कितना पैसा कमाना है, कम खर्च करना है, ज्यादा खर्च करना है, घूमने जाना है, नहीं जाना है। सरकार के द्वारा आने वाले वित्त वर्ष के मैनेजमेंट को रखने के लिए तो एस्टिमेट लगाया जाता है, वही पूरा डेटा बजट कहलाता है। इस पूरी क्लास का सबसे बड़ा सारांश यही है कि बजट का संबंध आने वाले वर्ष से होता है। भैया बजट भविष्य की बात है, बजट में जो बात बोली जा रही है वो 100% लागू होगी या नहीं होगी, किसी को नहीं पता, स्वयं बजट बनाने वालों को नहीं पता, क्योंकि बजट का मतलब है आने वाले साल का अनुमान। समझ पा रहे हैं? और ये एस्टिमेट ही आपको देखने मिलता है। लेकिन साथियों, जो अनुमान निर्मला सीतारमन जी 1 फरवरी 2026 को लगाने वाली हैं बजट के माध्यम से, जो 1 अप्रैल से अगले साल तक चलेगा, क्या ऐसा ही अनुमान आज से ठीक 1 साल पहले 1 फरवरी 2025 को भी लगाया गया होगा? तो पक्की बात है, विपक्ष के लोग या राहुल गांधी तो पूछेंगे कि मैडम आपने 1 साल पहले जो बजट का अनुमान लगाया था, इस देश को अच्छा करने के लिए, अच्छे दिन लाने के लिए, इनकम करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो वो पुराना अनुमान कहां तक सही निकला?
वो पुराना एस्टिमेट कहां तक ठीक निकला, उससे देश का कितना भला हुआ, वो आपको बताना पड़ेगा। तो सरकार बजट के माध्यम से आने वाले साल का अपना एस्टिमेट तो देगी, लेकिन जो वर्तमान में चलने वाला करंट फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि साथियों 1 फरवरी 2026 को जब बजट पेश किया जा रहा है, 1 फरवरी भी तो किसी वित्त वर्ष का भाग है, 1 फरवरी भी तो किसी फाइनेंशियल ईयर का भाग है। तो भैया आप लोग बताओ कि 1 फरवरी 2026 कौन से फाइनेंशियल ईयर का भाग है? उसे अपन कहते हैं चालू वित्त वर्ष। क्योंकि जो चालू वित्त वर्ष है वो कब से कब तक चल रहा है, यहां पर देखना, चालू वित्त वर्ष स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2025 से और ये खत्म होगा 31 मार्च 2026 को। और इसके लिए भी एक साल पहले निर्मला सीतारमन या देश की सरकार ने बजट पेश किया था, इसके लिए भी अनुमान दिए थे। अब राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर का जो अनुमान आपने एक साल पहले दिया था, भैया वो अनुमान कहां तक पहुंचा, तुमने कितना पैसा असल में कमाया, उसके हमको डेटा चाहिए। तो सरकार क्या करती है, जो चलने वाला फाइनेंशियल ईयर है 1 फरवरी 2026, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर 2025-26, इसके सरकार संशोधित अनुमान या रिवाइज्ड एस्टीमेट इस देश के सामने रखती है। बजट एस्टीमेट को इकोनॉमिक सर्वे या बजट के अंदर बीई कहा जाता है और रिवाइज एस्टीमेट को आरई कहा जाता है, और ये दोनों ही डेटा बड़े काम के होते हैं, समझ पा रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी एक और चीज पूछेंगे कि मैडम आपने इसमें भी क्या लिख दिया, संशोधित अनुमान, क्यों? क्योंकि अभी भी ये फरवरी वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ, तो निर्मला सीतारमन करंट फाइनेंशियल के भी रियल डेटा, असल डेटा 100% टाल ठोक के नहीं कह पा रहे हैं कि भैया हमने जो डेटा दिया है वो 100% सही है, क्योंकि अभी ये वित्तीय वर्ष खत्म ही नहीं हुआ। तो निर्मला सीतारमन कहती हैं कि राहुल भैया हमारे पास देखो बजट अनुमान तो अभी लागू होगा, चालू वित्त वर्ष का जितना हमारे पास डेटा था मैंने आपको दे दिया, लेकिन हमारा एक फाइनेंशियल ईयर ऐसा है जो कंप्लीट हो चुका है, वो उसका संबंध बिल्कुल भी वर्तमान से नहीं है, वो निकल चुका है। हाँ, हम उसके आपको वास्तविक आंकड़े दे सकते हैं। राहुल गांधी भैया पूछते हैं कौन सा फाइनेंशियल ईयर भैया, उसे कहा जाता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर या पिछले वित्त वर्ष। अब साथियों वास्तव में 1 अप्रैल 2024 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था और जिसे 31 मार्च 2025 तक चलना था, तो क्या ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है? आंसर है हाँ। ना तो ये भविष्य की बात है, ना चालू वित्त वर्ष की बात है, भैया 31 मार्च 25 तो निकल चुका है। इसी कारण इसे अपन पिछला वित्त वर्ष कहेंगे। सरकार के पास इसके एग्जैक्ट डेटा होंगे कि हमने इस साल में कितना पैसा कमाया, एग्जैक्ट डेटा, और कितना पैसा खर्च किया। तो पॉइंट समझना, यहां पर 3 डेटा होंगे, एक एग्जैक्ट वाला जो कि पिछला वित्त वर्ष है, एक 100 एंड 100 वाला मतलब जिसका 80% डेटा आ चुका है, 20% बाकी है, उसे अपन बोलेंगे रिवाइज एस्टिमेट। एक ऐसा डेटा जिसका संबंध वास्तविक धरातल से है ही नहीं, जो हो सकता है पूरी की पूरी बत्तीबाजी हो, कुछ ठीक हो सकता है पूरा ठीक हो, उसे अपन कहेंगे बजट एस्टिमेट। लेकिन इन तीनों डेटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है बजट एस्टिमेट, क्योंकि बजट के अंदर वास्तव में भविष्य के अनुमानों को ही लगाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये तीनों प्रकार के डेटा जो सरकार जारी करती है वो समझ में आए होंगे। अभी इकोनॉमिक सर्वे का मतलब क्या है उसकी चर्चा करना बाकी है, उसको हम आने वाली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, समझ पा रहे हैं। अच्छा सर, अगला प्रश्न है कि सर बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जब सरकार बजट बनाती है तो बजट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। साथियों सिंपल सी बात है, बजट का मतलब है इनकम और एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा, उसका स्टेटमेंट, समझ पा रहे हैं। लेकिन अब सरकार तो भैया इतनी बड़ी है, सरकार के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, सरकार के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर है। सरकार को विधवा पेंशन योजना भी देना है, लाड़ली बेना भी देना है, रोड भी बनाना है, आर्मी के लिए पैसा देना है, राफेल विमान खरीदना है। तो इतने सारे व्यय और आय को कैसे मैनेज किया जाए, इसलिए सरकार ने अपने बजट को मैनेज करने के लिए उसको कई सारे कंपोनेंट्स में बांटा। और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है समझना बजट के अंदर। अगर आपने ये समझ लिया साथियों, तो आने वाला जो टॉपिक जिसे सर्वाधिक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने मिलेंगे, उसका नाम है आपके जितने सरकार के घाटे या डेफिसिट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स या घाटे के प्रकार, वो समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आपने आज का टॉपिक समझ लिया। तो बड़े ध्यान से अटेंशन पे करके आपको ये समझना है। वास्तव में साथियों सरकार की आय को सरकार ने 2 भागों में बांटकर समझाया, एक का नाम है सरकार की राजस्व आय और दूसरी सरकार की पूंजीगत आय। आप इसे रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसीप्ट कह सकते हो, या पूंजीगत आय को अपन कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसीप्ट कह सकते हैं। तो सरकार की भैया 2 प्रकार की आय है, राजस्व और पूंजीगत, खत्म काम। दूसरा,
जब सरकार खर्चा करेगी तो सरकार का खर्च भी दो प्रकार का है। एक है सरकार का राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा आपको देखने मिल रहा है पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है, बस राजस्व पूंजीगत शब्द को पकड़ लो, उसी के आगे आय लगा दो और उसी जगह पर आपको व्यय लगा देना है। वास्तव में सर प्रश्न ये उठता है कि ये राजस्व आय और पूंजीगत आय दो प्रकार की आय है, सर इनमें डिफरेंस क्या है, यहां से कैसे प्रश्न आते हैं। तो साथियों एक प्रश्न मैं आपको बताऊं, ऐसा प्रश्न आया था कि अगर मान के चलो सरकार किसी देश से उधार प्राप्त करती है तो उधार से प्राप्त होने वाली आय, डेब्ट से प्राप्त होने वाली आय, लोन से प्राप्त होने वाली आय, सरकार की कौन सी आय मानी जाएगी, रेवेन्यू या कैपिटल। तो आपको बड़े ध्यान से इन दोनों के डिफरेंस को समझना है। डिफरेंस को समझने के साथ आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, इनके अंदर कौन सी बातें आ रही होंगी। पहला आपको देखने मिल रहा है राजस्व आय या सरकार की रेवेन्यू इनकम। पहली बात समझिए, सरकार की रेवेन्यू इनकम को सरकार की शुद्ध आय मानी जाती है। जैसे आपके हाथ आपको किसी भी काम को करने के लिए सहायता करते हैं, उसी प्रकार सरकार के लिए जो सरकार का हाथ है उसका नाम है सरकार की राजस्व आय। राजस्व आय को समझने के लिए भी हम दो प्रकार से चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहले राजस्व आय के अंदर आपको देखने मिलता है सरकार का टैक्स, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार इस देश की जनता पर कर लगाती है, आपसे मुझसे हर व्यक्ति से जो कर की वसूली करती है वो सरकार की शुद्ध आय मानी जाती है। शुद्ध आय का मतलब आप ऐसे समझो कि मान के चलो आप और मैं कहीं पर नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद हमको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। वास्तव में साथियों उस तनख्वाह पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मुझे उस तनख्वाह में से किसी को कुछ नहीं देना। वो तनख्वाह मैंने कमाई हुई है, मैं जब चाहूं जैसे चाहूं उस सैलरी खर्च कर सकता हूं। उसी प्रकार देश की सरकार कहीं नौकरी तो नहीं करती, देश की सरकार हाँ हमारी सुरक्षा जरूर करती है, हमें फैसिलिटी जरूर देती है, हमें न्याय जरूर दिलवाती है। तो वास्तव में सरकार इस देश की जनता को वास्तव में इनडायरेक्टली जो फैसिलिटीज देती है, उसी के बदले में सरकार जनता से अपेक्षा करती है कि जनता उसे कर का भुगतान करे। और जनता सरकार को जो कर देती है उसका अधिकार केवल सरकार के पास होता है कि वो कर का पैसा सरकार कैसे खर्च करेगी। वो पैसा सरकार जनता को वापस नहीं लौटाती, वो सरकार का पैसा है, सरकार का मेहताना है। और पॉइंट समझना, कर से प्राप्त होने वाली आय यानी टैक्स रेवेन्यू रिसीव सरकार की शुद्ध आय मानी जाती है, सरकार को मजबूत बनाने वाली आय सरकार की कर इनकम मानी जाती है। इसलिए आपको बार बार देखने मिलता है कि हर सरकार चाहती है कि उसका टैक्सेबल इनकम बढ़े। जीएसटी क्यों लाया जा रहा है, जीएसटी 2.0 क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि हर सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं से टैक्स इतना बढ़ जाए ताकि हमारे पास हमारे हाथ मजबूत हो जाएं। तो जैसे आप लोग अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हमेशा मेहनत करते हो, वैसे ही सरकार अपनी टैक्सेबल इनकम, क्योंकि टैक्सेबल इनकम सरकार की राजस्व आय है और राजस्व आय सरकार की सबसे शानदार आय होती है, सरकार हमेशा प्रयास करेगी कि उसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ सके। टैक्स का मतलब क्या, टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दो प्रकार की चीज आती है। ये क्या होता है हम किसी और दिन किसी और क्लास के अंदर आराम से भारत के टैक्सेशन सिस्टम को समझेंगे। लेकिन सरकार कर के अलावा कुछ ऐसे भी पैसा कमाती है जो नॉन टैक्स इनकम कहलाती है, कर भिन्न आय कहलाती है, और इसे भी सरकार की राजस्व आय के चार्ट के अंदर शामिल किया जाता है। आप बोलोगे सर ये क्या है, मान के चलो आप सारे लोग बिना हेलमेट लगाए एक बाइक पर 4 लोग बैठकर जा रहे हो, पुलिस वाले ने आपको रोका, आपका चालान बना दिया। अब चालान का पैसा आपने जो दिया है, अच्छा पुलिस वाले को जो जेब में रखने के लिए दिया है वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आपने पक्के से चालान भरा है और चालान का पैसा जो सरकार के पास गया है, वास्तव में वो चालान का पैसा सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट मानी जाती है। क्योंकि जब चालान का पैसा सरकार ने आपसे लिया तो वो पैसा सरकार की शुद्ध आय है, सरकार को उस पैसे में से किसी को कुछ भी नहीं देना। इसलिए चालान, जुर्माना, दंड के माध्यम से जो पैसा सरकार जनता से प्राप्त करती है, टैक्स अलग है, चालान के माध्यम जो प्राप्त करती है उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट दो प्रकार की है, एक टैक्सेबल और एक नॉन टैक्सेबल। वास्तव में साथियों केवल चालान नहीं, मल्टीपल और सोर्सेज हैं सरकार के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट के, आपको यही ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहला, जब सरकार के जो उद्योग होते हैं, मान के चलो सरकार की जो इंडियन रेलवे है, इस रेलवे ने कुछ लाभ कमाया। अब भैया सीधी बात है, मेरा उद्योग है, उससे जो भी मुझे लाभ मिलेगा वो मेरी इनकम ही मानी जाएगी। हाँ वो टैक्स नहीं है लेकिन मेरी इनकम तो है। जैसे मान के चलो मैं कहीं नौकरी करूं लेकिन मैंने एक ऑटो खरीद लिया और किसी व्यक्ति को रेंट पर मैंने ऑटो दे दिया। अब वो ऑटो से मुझे कुछ रेंट आता है, मुझे कुछ लाभ आता है, मेरा होटल चलता है, उससे जो मुझे प्रॉफिट की प्राप्ति होती है वो भी मेरी इनकम मानी जाएगी, रेवेन्यू इनकम मानी जाएगी। तो सरकार के जो उद्योग हैं,
सरकार के उद्योग अगर लाभ कमाकर सरकार को पैसा देते हैं तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब सरकारी उद्यमों से प्राप्त होने वाले लाभांश को सरकार की राजस्व आय माना जाएगा। क्योंकि यह लाभ टैक्स नहीं है इसलिए उसको यहां नहीं बल्कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट में रखा जाएगा। बेसिक चीज याद रखना। अगला, देश के अंदर सरकार के द्वारा लाभांश की प्राप्ति करना भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट माना जाएगा। अगला, अगर भारत सरकार किसी देश को, मान के चलो हम लोग नेपाल नामक देश को उधार दें, हम लोग नेपाल को उधार दें, 1 करोड़ का हमने उधार दिया, हमने ये शर्त रखी कि भैया 2 साल के बाद नेपाल को हमें 1 लाख रुपया ब्याज देना पड़ेगा, और भारत सरकार ने नेपाल नामक देश से 1 लाख रुपए का ब्याज वसूल किया। तो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट, जब सरकार ब्याज की वसूली करती है तो ब्याज हमारी शुद्ध आय मानी जाती है। अगर भारत सरकार को कोई देश अनुदान देता है, वर्ल्ड बैंक अनुदान देता है, कोई देश दान देता है, डोनेशन देता है, तो वो भी सरकार की रेवेन्यू रिसीप्ट मानी जाएगी। कौन सी वाली? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। समझ पा रहे हैं साथियों? मैं आशा करता हूं आपको राजस्व आय का मतलब समझ में आया होगा। अब यहां राजस्व आय के बाद सरकार की एक और इनकम है, सरकार की पूंजीगत आय, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अगर आपको राजस्व आय, पूंजीगत आय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सारी बातों को जानना है तो करंट अफेयर्स अपडेटेड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहना है। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करना है। यहां पर आपको ना केवल मेरे लेक्चर्स बल्कि आपको एक कॉम्बो ऑफर देखने मिलेगा जहां आपको मल्टीपल सब्जेक्ट के मल्टीपल लेक्चर्स, मल्टीपल पीडीएफ देखने मिलेंगे। तो भैया यहां पर जो कूपन कोड दिया जा रहा है उसे अप्लाई करो और जल्दी से जुड़ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म पर, देवाशीष क्लासेस और करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। तो साथियों आज हमने रेवेन्यू इनकम की बात करी, कल हम लोग कैपिटल इनकम की बात करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात करेंगे, और आने वाली कहानी के अंदर हम लोग सरकार के घाटे का प्रबंधन, ऐसे कई सारे डिटेल पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं। तो जुड़े रहिए, यहीं पर रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।